हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो टॉपिक क्या है? द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल इफ द स्टेट ऑफ द पार्टिकल is a linear superposition of the eigenstate of that physical observable। इसका मतलब स्टेट ऑफ द पार्टिकल किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के आइगन स्टेट के लीनियर सुपरपोजिशन में लिखा गया है। देन उस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे नेट, जैम, गेट, टीएफआर, जेस्ट, इन एवरी एग्जामिनेशन इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम डिराक नोटेशन का यूज करेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा हम कोई भी नोटेशन यूज करें, फाइनल रिजल्ट और उसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो सेम रहेगा। डिराक नोटेशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम डिराक नोटेशन का यूज कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ एन आर्बिट्ररी स्टेट वेव फंक्शन in terms of eigen functions of operator a cap। किसी भी आर्बिट्ररी स्टेट वेव फंक्शन को a कैप ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, फॉर दिस प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट। ket psi1, ket psi2 and so on be the eigenfunctions of the operator a cap with eigenvalues lambda 1, lambda 2 and so on respectively। तो a cap एक ऑपरेटर है जो एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट करता है एंड a cap के आइगन फंक्शंस हैं ket psi1, ket psi2 and so on। और a cap के आइगन वैल्यूज क्या है? lambda 1, lambda 2 and so on। तो a कैप एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट करता है जिसके आइगन फंक्शंस और आइगन स्टेट्स ये हैं और आइगन वैल्यूज ये हैं। यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन फंक्शंस और आइगन स्टेट्स बोला जाता है, मैथमेटिक्स में उसी को आइगन वेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ए कैप के आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज हमें पता है। देन द सेट दिस वन फॉर्म्स ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस फंक्शंस। ए कैप के आइगन फंक्शंस का जो ये सेट है ये क्या फॉर्म करेगा? कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस फंक्शंस। अब इसका मतलब क्या है पहले हम समझते हैं। यहां पे ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलने का मतलब यह है यहां पे जो आइगन फंक्शंस का सेट कंसीडर किया गया है, इनमें से हम कोई भी दो आइगन स्टेट कंसीडर करते हैं। सपोज केट psi I एंड केट psi j, कोई भी दो स्टेट हमने कंसीडर किया। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस इनर प्रोडक्ट। इसको क्या बोला जाता है? इट इज इनर प्रोडक्ट of psi I
with psi j। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ केट साई आई विथ केट साई जे। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है ओवरलैप बिटवीन द स्टेट्स psi I and psi j। ठीक है, तो ये जो इनर प्रोडक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है ओवरलैप बिटवीन द स्टेट psi I एंड psi j। अब यहां पे बोला गया है ये जो सेट ऑफ आइगेन फंक्शंस हैं ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करता है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब psi I और psi j, इनका जो ये इनर प्रोडक्ट है इट विल बी इक्वल टू क्रोनिका डेल्टा I j। दिस इज नोन एज द ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब है फॉर I इक्वल टू j, अगर I और j सेम है मतलब ये दोनों सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम आइगेन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इन दैट केस जो इनर प्रोडक्ट है इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। एंड फॉर I नॉट इक्वल टू j, I नॉट इक्वल टू j मतलब psi I एंड psi j डिफरेंट आइगेन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इन दैट केस इनर प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा? 0। तो सेम आइगेन स्टेट का इनर प्रोडक्ट 1 एंड डिफरेंट आइगेन स्टेट का इनर प्रोडक्ट 0। तो ये जो पहला कंडीशन है सेम आइगेन स्टेट का इनर प्रोडक्ट 1, इसी को क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। एंड डिफरेंट आइगेन स्टेट का इनर प्रोडक्ट 0, इसी को बोला जाता है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। इन दोनों को एक साथ ऐसे लिखा गया है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ आइगेन फंक्शंस हैं दिस वन, ये इस ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब सेम आइगेन स्टेट का इनर प्रोडक्ट 1 एंड डिफरेंट आइगेन स्टेट का इनर प्रोडक्ट 0, इसलिए बोला गया है ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करता है, बिकॉज दिस सेट सेटिस्फाइज ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। समझ में आया ये? क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यहां पे जो बोला गया है कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस फंक्शंस। कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस फंक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या है? तो कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस फंक्शंस का मतलब क्या है? प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट। बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, एन आर्बिट्ररी स्टेट वेव फंक्शन ket psi can be expanded as a linear superposition of the orthonormal eigenfunctions of the operator a cap। मतलब किसी भी आर्बिट्ररी स्टेट वेव फंक्शन को a कैप के आइगेन फंक्शंस के लीनियर सुपरपोजिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो केट साई एक आर्बिट्ररी स्टेट वेव फंक्शन है एंड
ए कैप के आइगन फंक्शंस क्या थे? केट साई 1, केट साई 2 एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देखिए, किसी भी आर्बिटरी स्टेट वेव फंक्शन केट साई को ए कैप के आइगन फंक्शंस के लीनियर सुपरपोजिशन में एक्सप्रेस किया गया है। क्या है? केट साई इज इक्वल टू C1 केट साई 1 प्लस C2 केट साई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे जो केट साई 1 केट साई 2 है, यही ए कैप के आइगन फंक्शंस हैं। तो इसी लीनियर सुपरपोजिशन को समेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस फंक्शन का मतलब क्या है? जो ए कैप ऑपरेटर है उसके जो ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस हैं वो एक कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस फंक्शंस फॉर्म करते हैं, बिकॉज किसी भी आर्बिटरी स्टेट वेव फंक्शन को हम ए कैप के आइगन फंक्शंस के लीनियर सुपरपोजिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आर्बिटरी स्टेट वेव फंक्शन को ए कैप के आइगन फंक्शंस के लीनियर सुपरपोजिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए ए कैप के आइगन फंक्शंस का जो सेट है उसको कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस फंक्शंस बोला जाता है। ओके, नाउ यहां पे क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, यहां पे जो बोला गया है ए कैप के जो आइगन फंक्शंस हैं वो ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस हैं, मतलब वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये क्या गारंटी है जो ए कैप ऑपरेटर के जो आइगन फंक्शंस होंगे वो ऑर्थोनॉर्मली आएंगे? ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ए कैप ऑपरेटर एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के कॉरिस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के कॉरिस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। इसका मतलब यहां पे जो ए कैप ऑपरेटर कंसीडर किया गया है ये भी क्या होगा? एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। हर्मिशियन ऑपरेटर किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? ए डैगर इज इक्वल टू ए। ओके, तो ए कैप एक हर्मिशियन ऑपरेटर है और हर्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगन फंक्शंस और आइगन स्टेट्स होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगन फंक्शंस और आइगन स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं, एंड आइगन फंक्शंस को हम आसानी से नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस और आइगन स्टेट्स एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है, एंड उन आइगन फंक्शंस और आइगन स्टेट्स को हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ए कैप ऑपरेटर के जो आइगन फंक्शंस होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस ही होंगे, मतलब वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ए कैप इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं जो ए कैप के जो आइगन फंक्शंस हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होना जरूरी क्यों है। ठीक है, नाउ देखिए, इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ कोएफिशिएंट्स हैं C1, C2 एंड सो ऑन। इन कोएफिशिएंट्स को बोला जाता है एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है
इनका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे देखिए बताया गया है मॉडुलस ऑफ CI स्क्वायर is the probability of finding the particle in the state ket psi I। जो मॉडुलस ऑफ CI स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, केट साई आई स्टेट में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब जो मॉडुलस ऑफ C1 स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट केट साई 1। मॉडुलस ऑफ C2 स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई 2 एंड सो ऑन। ये जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स हैं, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स के मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो डिफरेंट स्टेट में पार्टिकल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम मॉडुलस ऑफ CN स्क्वायर की बात करें, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट केट साई n। ठीक है, इस पार्ट को क्लियरली समझने के लिए सपोज वी हैव 100 identical systems, each are in same state ket psi। हमारे पास 100 identical systems हैं and each system is in state ket psi। ठीक है, 100 identical systems है and every system इस state में है। ओके, नाउ आपको पूछा गया नंबर ऑफ systems in the state ket psi 1। So हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स है 100 एंड ईच सिस्टम केट साई स्टेट में है। क्वेश्चन है कितने सिस्टम्स केट साई 1 स्टेट में रहेंगे। आंसर इज टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट साई 1। और साई 1 स्टेट में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मॉडुलस ऑफ C1 स्क्वायर। सिमिलरली नंबर ऑफ सिस्टम्स विच विल बी इन द स्टेट केट साई n, कितने सिस्टम साई n स्टेट में पाए जाएंगे। आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स जो इस केस में 100 है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट साई n। और प्रोबेबिलिटी कितना है, मॉडुलस ऑफ CN स्क्वायर। ध्यान रखिएगा अगर हम एक पार्टिकल की बात करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर हमें समझना है तो हमें लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स है एंड ईच सिस्टम इज इन स्टेट केट साई। तो कितने सिस्टम्स साई 1 में पाए जाएंगे, कितने सिस्टम साई n में पाए जाएंगे, वो हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है ये? ओके, नाउ हमारे पास 100 सिस्टम्स हैं, उसमें से कुछ सिस्टम साई 1 स्टेट में पाए जाएंगे, कुछ सिस्टम साई 2 स्टेट में पाए जाएंगे और कुछ सिस्टम्स बाकी स्टेट्स में पाए जाएंगे। बट जो भी सिस्टम्स है 100 सिस्टम्स हैं वो साई 1 साई 2 इनमें से किसी ना किसी एक स्टेट में पाए जाएंगे। इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं मॉडुलस ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ C2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसका सम कितना होना चाहिए, 1। बिकॉज
ये जो सम है ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल जो है वो psi1, psi2, psi3 या बाकी जो स्टेट्स हैं इनमें से किसी ना किसी एक स्टेट में पाया जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ c1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ c2 स्क्वायर प्लस ऑल अदर प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है ना। ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ केट साई। यहां पे जो आर्बिट्ररी स्टेट कंसीडर किया गया था इस आर्बिट्ररी स्टेट का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ये। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन वी विल से दैट दिस आर्बिट्ररी स्टेट वेव फंक्शन इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। देखिए यहां पे लिखा गया है इफ केट साई इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म देन मॉडुलस ऑफ c1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ c2 स्क्वायर प्लस सो ऑन शुड बी इक्वल टू 1। तो ये सम अगर 1 आता है देन केट साई इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ये सम अगर 1 नहीं आता है देन ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा ये जो आर्बिट्ररी स्टेट गिवन है ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है। ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल इफ द गिवन स्टेट इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। मतलब स्टेट ऑफ द पार्टिकल अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो गिवन स्टेट केट साई इज इक्वल टू c1 केट साई 1 प्लस c2 केट साई 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल है वो केट साई 1 केट साई 2 इनके लीनियर सुपरपोजिशन में एक्सप्रेस किया गया है और इस लीनियर सुपरपोजिशन को समेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। Here ket psi 1 ket psi 2 and so on are the eigenfunctions of the operator a cap with eigenvalues lambda 1 lambda 2 and so on। तो ये जो ket psi 1 ket psi 2 है ये a cap ऑपरेटर के आइगेन फंक्शंस है एंड lambda 1 lambda 2 जो है वो a cap ऑपरेटर के आइगेन वैल्यूज है। ठीक है। तो जो गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल है उसको ए कैप के आइगेन फंक्शंस के लीनियर सुपरपोजिशन में एक्सप्रेस किया गया है। तो ये जो केट साई 1 केट साई 2 है ये ए कैप ऑपरेटर के आइगेन फंक्शंस हैं। सो आइगेन वैल्यू इक्वेशंस हम लिख सकते हैं ए कैप एक्टिंग ऑन केट साई 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 केट साई 1, a cap acting on ket psi 2 is equal to lambda 2 ket psi 2 and a cap acting on ket psi n is equal to lambda n ket psi n। तो eigenvalue equations corresponding to a cap operator will look like this। ये जो यहां पे इक्वेशंस लिखे गए हैं ये a cap ऑपरेटर के कॉरिस्पॉन्डिंग eigenvalue इक्वेशंस हैं। ठीक है। नाउ लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया ये जो गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल है अगर ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा गया है
केट साई इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, मतलब जो गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ C2 स्क्वायर एंड सो ऑन शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम ए कैप ऑपरेटर के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर द गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इसके लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो बेसिक डेफिनेशन लेक्चर 1 में बताया गया था अकॉर्डिंग टू डिराक नोटेशन वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ए कैप ऑपरेटर के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लिख सकते हैं ये। अब देखिए, expectation value of the physical observable A can be written like this। ध्यान रखिएगा, जो गिवन स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इसका मतलब ये जो इनर प्रोडक्ट है इसका वैल्यू कितना है 1। गिवन स्टेट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो साई के साथ साई का जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो 1 होगा, इसीलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसका वैल्यू कितना है 1। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है तब क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो ए जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ना हमने क्या किया, केट साई के बदले ये जो फॉर्म है ये रिप्लेस कर दिया। तो केट साई के बदले समेशन ओवर आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी सी आई केट साई आई ये रिप्लेस कर दिया, ए कैप एज इट इज, और यहां पर केट साई का हर्मिशन कॉन्जुगेट है। तो केट साई का जो हर्मिशन कॉन्जुगेट है उसको हम ब्रासाई बोलते हैं। तो ये जो केट साई का हर्मिशन कॉन्जुगेट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ओवर जे फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यहां पे जो कोएफिशिएंट सी आई था उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा सी जे स्टार, एंड केट साई आई का हर्मिशन कॉन्जुगेट लिखा गया है ब्रा साई जे। यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, केट साई के एक्सप्रेशन में मैंने यहां पे आई यूज किया है बट केट साई के हर्मिशन कॉन्जुगेट में जे यूज किया गया है, बिकॉज जब हम इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये जरूरी नहीं है जे आई और जे सेम हो, आई और जे का वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है, इसीलिए केट साई के एक्सप्रेशन में आई यूज किया गया है और केट साई के हर्मिशन कॉन्जुगेट में जे यूज किया गया है, बिकॉज आई और जे का वैल्यू सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो केट साई को ऐसे लिखा गया और केट साई के हर्मिशन कॉन्जुगेट को ऐसे लिखा गया, ए कैप ऑपरेटर सेम रखा गया है। ठीक है, नाउ ए कैप ऑपरेटर को इस लीनियर सुपरपोजिशन के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है, तो ए कैप जब इस लीनियर सुपरपोजिशन के ऊपर ऑपरेट करेगा हम क्या लिख सकते हैं, ये ए कैप को समेशन के अंदर ले लिया गया है, समेशन ओवर आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी सी आई ए कैप एक्टिंग ऑन केट साई आई। ये सी आई तो बेसिकली एक कांस्टेंट है,
तो ये ए कैप जो है वो किसके ऊपर ऑपरेट करेगा? केट साई आई के ऊपर। और केट साई आई क्या है? केट साई आई ए कैप का आइगेन स्टेट है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ए कैप केट साई आई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और केट साई आई ए कैप का आइगेन स्टेट है। इसका मतलब ए कैप acting on ket psi I will be equal to lambda I ket psi I. ket psi I a कैप का आइगेन स्टेट है और आइगेन वैल्यू कितना है? लैम्डा I. सो दिस इज द आइगेन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो a कैप केट साई आई है इसके बदले लैम्डा आई केट साई आई रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो इन द नेक्स्ट स्टेप जो फर्स्ट पार्ट है उसको सेम रखा गया है एंड सेकेंड पार्ट में अब देखिए ए कैप एक्टिंग ऑन केट साई आई के बदले लैम्डा आई केट साई आई रिप्लेस किया गया है, जो बेसिकली आइगेन वैल्यू इक्वेशन है। इसके बारे में लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया गया था। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे बेसिकली दो समेशंस हैं। फर्स्ट समेशन ओवर आई एंड सेकेंड समेशन ओवर जे। नाउ जो कांस्टेंट पार्ट है सी जे स्टार सी आई लैम्डा आई, इसको ऐसे लिख दिया गया। फर्स्ट पार्ट में केट साई जे का हर्मिशन कॉन्जुगेट है एंड सेकेंड पार्ट में केट साई आई, इन दोनों का प्रोडक्ट ये लिख सकते हैं। ये टर्म बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? केट साई आई एंड केट साई जे का इनर प्रोडक्ट और ओवरलैप ऑफ साई आई एंड साई जे। ठीक है, नाउ ये पहले डिस्कस किया गया था। केट साई 1, केट साई 2 एंड सो ऑन, ये किसके आइगेन फंक्शंस थे? ए कैप के। तो ए कैप के जो ये आइगेन फंक्शंस हैं ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस इनर प्रोडक्ट ऑफ साई आई विथ साई जे विल बी इक्वल टू क्रोनिका डेल्टा आई जे, और इसी को हमने ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन बोला था। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन ये जो इनर प्रोडक्ट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो इनर प्रोडक्ट है उसके बदले यहां पर क्रोनिका डेल्टा जे आई लिखा गया है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट सेम। नाउ ये जो क्रोनिका डेल्टा जे आई है इसका वैल्यू नॉन जीरो कब होगा? इसका वैल्यू नॉन जीरो होगा फॉर जे इक्वल टू आई। जे इक्वल टू आई के लिए इस क्रोनिका डेल्टा फंक्शन का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहां पर दो समेशंस थे, फर्स्ट समेशन ओवर आई, सेकेंड समेशन ओवर जे, और इस प्रोडक्ट का नॉन जीरो वैल्यू कब आएगा? व्हेन जे इक्वल टू आई। तो यहां पर दो समेशन के बदले हम एक ही समेशन लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन जीरो कब आएगा? जब जे और आई का वैल्यू सेम होगा। तो दो समेशन के बदले हम एक ही समेशन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, समेशन ओवर आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी सी आई स्टार सी आई लैम्डा आई।
यहां पे J के बदले I रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, बिकॉज नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन सिर्फ J इक्वल टू I के लिए आएगा, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो Ci स्टार Ci है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Ci स्क्वायर। जो लैम्डा I पार्ट है वो एज इट इज रख दिया गया है, ठीक है। सो जो गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल था वो लीनियर सुपरपोजिशन फॉर्म में दिया गया था। सो फॉर द गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल corresponding to the operator A cap can be written as this. जो केटसाई स्टेट था वो लीनियर सुपरपोजिशन फॉर्म में गिवन था। सो केटसाई स्टेट में फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लिख सकते हैं दिस। फॉर्मूला क्या है, समेशन ओवर आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ Ci स्क्वायर इंटू लैम्डा आई, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Ci स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट केटसाई आई। केटसाई आई स्टेट में पार्टिकल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम मॉडुलस ऑफ Ci स्क्वायर बोलते हैं। एंड मॉडुलस ऑफ Ci स्क्वायर के साथ जो लैम्डा आई मल्टीप्लीकेशन में है, ये लैम्डा आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए कैप इन द स्टेट केटसाई आई। ये जो केटसाई आई स्टेट है ये ए कैप ऑपरेटर का आइगन स्टेट था एंड कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है लैम्डा आई, ठीक है। तो गिवन स्टेट लीनियर सुपरपोजिशन फॉर्म में है और फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये फॉर्मूला यूज करने के टाइम पे 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल था वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में दिया गया था। गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में दिया गया है देन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल अगर अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में गिवन है तब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गिवन स्टेट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इन दैट केस हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। And second most important point, this formula is applicable only if ket psi 1, ket psi 2 and so on be the eigenfunctions of the operator A cap. जो given state of the particle था ket psi, उसको ket psi 1, ket psi 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया था एंड ये जो केट साई 1 केट साई 2 है ये किसके आइगन स्टेट्स थे, ए कैप के। और यहां पे हम ए कैप के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, व्हेन ket psi 1, ket psi 2 are eigenstates of the operator A cap। मतलब हम जिस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ket psi 1, ket psi 2 उस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का आइगन स्टेट होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज ये जो केट साई 1 केट साई 2 है ये एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं, तो ये फॉर्मूला
हम एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो केटसाई 1 केटसाई 2 है, ये मोमेंटम का आइगन स्टेट नहीं है। इन दैट केस ये फॉर्मूला हम मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, केटसाई 1 केटसाई 2 एंड सो ऑन, ये उस फिजिकल ऑब्जर्वेबल के आइगन फंक्शंस और आइगन स्टेट्स होने चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, बिकॉज एग्जामिनेशन में ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, केटसाई 1 केटसाई 2 गिवन फिजिकल ऑब्जर्वेबल का आइगन स्टेट है या नहीं है। अगर आइगन स्टेट है तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आइगन स्टेट नहीं है तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग होगा। तो बी केयरफुल इन द एग्जामिनेशन व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट 2 स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया, गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में दिया गया है तो किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल अगर अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में दिया गया है तो किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। So given state of the particle is this, जो केटसाई 1 केटसाई 2 है वो ए कैप ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस हैं और आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन। ना जो गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल है केटसाई, ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 1 नहीं है। अगर स्टेट ऑफ द पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड होता तो इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आता, 1, बट सिंस ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है सो इट इज नॉट इक्वल टू 1। तो गिवन स्टेट अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैपिटल A corresponding to the operator A cap can be calculated using the following formula। तो A जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। अब यहां पे जो एक्स्ट्रा फैक्टर आया है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, दिस वन, समेशन मॉडुलस ऑफ CI स्क्वायर। दिस फैक्टर is known as normalization factor। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो ये टर्म लिखा गया है इसको नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोला जाता है। गिवन स्टेट अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तब इस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1, बट यहां पर गिवन स्टेट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है इसीलिए इस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू 1 नहीं होगा। समझ में आया? तो गिवन स्टेट अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल हम ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करेंगे। बट यहां पे भी ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, व्हेन केटसाई 1 केटसाई 2 किसका आइगन फंक्शन होना चाहिए, ए कैप ऑपरेटर का
जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी तक इस लेक्चर में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए उनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पहला पॉइंट है, इस लेक्चर में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो फॉर्मूला उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है या नहीं है। और सेकंड पॉइंट है, अगर फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है या अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो एक फॉर्मूला बताया गया, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला बताया गया था। तो ये 2 पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो पहला प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे वो नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। प्रॉब्लम है ये, लेट द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम बी दिस। तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ये है, where phi n l m are eigenstates of the Hamiltonian in the standard notation, the expectation value of energy in the state, 4 ऑप्शंस गिवन है। सो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन गिवन है इन ए हाइड्रोजन एटम एंड फॉर द गिवन स्टेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला गया है। ना फर्स्ट पॉइंट जो आइडेंटिफाई करना है, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो एप्लीकेबल है या नहीं है। अब देखिए, जो गिवन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो लीनियर सुपरपोजिशन में गिवन है, C1 phi 1, C2 phi 2, C3 phi 3 लीनियर सुपरपोजिशन में है। एंड ये जो स्टेट्स हैं phi 2 0 0, phi 2 1 minus 1 एंड phi 1 0 0, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है these are the आइगन स्टेट्स ऑफ द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स हैं। हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी के आइगन स्टेट्स हैं। तो सिंस phi 2 0 0, phi 2 1 minus 1 एंड phi 1 0 0 एनर्जी के आइगन स्टेट्स हैं, तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या चेक करना होता है, ये गिवन स्टेट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है या अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। अब देखिए, फॉर द गिवन स्टेट इफ यू कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ C2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ C3 स्क्वायर, तो C1 कितना है 1/√6, तो मॉडुलस ऑफ C1 स्क्वायर आएगा 1/6 प्लस C2 कितना है √2/3, तो मॉडुलस ऑफ C2 स्क्वायर आएगा 2/3 प्लस C3 कितना है -1/√6, सो मॉडुलस ऑफ C3 स्क्वायर आएगा 1/6। इन तीनों का सम कितना है, इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये गिवन स्टेट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे बताया गया, phi n l m are eigenstates of Hamiltonian corresponding to energy eigenvalue this। जो phi n l m है ये हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस है और आइगन वैल्यूज क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लिख सकते हैं H कैप
acting on phi n Lm is equal to, this is the eigenvalue into phi n Lm. This is the eigenvalue equation corresponding to the Hamiltonian of the system. ठीक है? So expectation value of energy for the given state can be written as this. Expectation value of energy equal to summation over I modulus of Ci square lambda I. समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं. यहां पे ध्यान रखिएगा, जिसको यहां पर C1, C2 और C3 बोला गया था, उसको मैंने यहां पे C200, C21-1 और C100 बोला है, जो नोटेशन यहां पे आइगन स्टेट्स के लिए यूज किया गया है. ठीक है, सच दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. एंड जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो सिर्फ किस क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है? n. एनर्जी आइगन वैल्यू सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने एनर्जी आइगन वैल्यू में सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है. तो जो पहला स्टेट है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था? 2, तो E2. दूसरे स्टेट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 था और तीसरे आइगन स्टेट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, सो C200, C21-1 एंड C100 इनका वैल्यू रिप्लेस करेंगे एंड E2 एंड E1 का वैल्यू यहां से बता सकते हैं. ठीक है, जस्ट n का वैल्यू रिप्लेस करना है. सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी दिस. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है उनके वैल्यूज रिप्लेस किए गए हैं और जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं उनके वैल्यूज रिप्लेस किए गए हैं. ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला ये था, इसमें n का वैल्यू रिप्लेस किया गया है. अब देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में n का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 रिप्लेस किया गया है. जो थर्ड पार्ट है उसमें n का वैल्यू 1 है, तो यहां पे 1 रिप्लेस किया गया है. तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई कीजिए, फाइनल रिजल्ट -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. सो फॉर द गिवन स्टेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम, ये TFR 2019 में पूछा गया था. क्वेश्चन है, an electron in a hydrogen atom is in a state described by the wave function this, where psi n Lm denotes a normalized wave function of the hydrogen atom with principal quantum number n, angular quantum number L and magnetic quantum number m. Neglecting the spin orbit interaction, the expectation values of Lz and L square for the state are. So हाइड्रोजन एटम सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लीनियर सुपरपोजिशन फॉर्म में गिवन है. ओके, एंड गिवन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए Lz और L स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है ये पूछा गया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया सिमिलर टाइप का ही है. पिछले क्वेश्चन में एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया था, इस क्वेश्चन में Lz और L स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं.
फॉर ए हाइड्रोजन एटम सिस्टम जो psi n l m है, these are the eigenstates of the operator Lz and L square. जो ये psi n l m है, ये किसके eigenstates हैं? ये Lz and L square ऑपरेटर के eigenstates हैं और eigenvalue इक्वेशन इज दिस. अब देखिए psi n l m Lz का आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू कितना है? mh कट. psi n l m L स्क्वायर का आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू कितना है? L इंटू L प्लस 1 h कट स्क्वायर. ठीक है, तो psi n l m Lz और L स्क्वायर दोनों के आइगन स्टेट्स हैं और आइगन वैल्यूज हैं mh कट एंड L इंटू L प्लस 1 h कट स्क्वायर. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया है. ठीक है, और नेक्स्ट आप ये भी चेक कर सकते हैं ये जो स्टेट है ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है. क्लियर? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो फिजिकल ऑब्जर्वेबल Lz का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं. अब इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो हम ये लिख पाएंगे. ठीक है, आप यहां पे देखिए C100, C210 एंड C211 and C21 minus 1. These are the expansion coefficient जिनका वैल्यू क्वेश्चन से पता चल जाएगा and values are this. Okay, and these are the eigenvalues of the Lz operator in the corresponding eigenstates. तो Lz के आइगन वैल्यूज क्या बताए गए थे? mh कट. जो Lz ऑपरेटर है उसका आइगन वैल्यू होता है mh कट. तो अब देखिए जो पहला स्टेट है उसमें m का वैल्यू कितना है? 0, तो आइगन वैल्यू होगा 0h कट. दूसरे स्टेट में m का वैल्यू 0, आइगन वैल्यू 0h कट. तीसरे स्टेट में m का वैल्यू 1, 1h कट. एंड फोर्थ स्टेट में m का वैल्यू -1, सो -1h कट. ठीक है, जस्ट हमने Lz के जो आइगन वैल्यूज हैं इन द रेस्पेक्टिव आइगन स्टेट्स वो रिप्लेस कर दिए गए हैं. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए. फाइनल रिजल्ट फॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Lz will be equal to this. So expectation value of Lz is 3h cut by 10. Clear? तो जैसे हमने Lz का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट किया, सिमिलरली हम L स्क्वायर का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं ये एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी Lz के लिए एक्सप्लेन किया गया है. L स्क्वायर के लिए भी हम सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड फॉर द गिवन स्टेट L स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा 9h कट स्क्वायर बाई 5. ठीक है, आई थिंक ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. तो इस तरीके से फॉर द गिवन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम Lz और L स्क्वायर का एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो जेस 2019 में पूछा गया था. प्रॉब्लम है ये. A one-dimensional harmonic oscillator is in the state this where ket n is the normalized energy eigenstate with eigenvalue this.
let the expectation value of the Hamiltonian in the state ket psi be expressed as 1 by 2 alpha h cut omega, then what is the value of alpha? So क्वेश्चन में वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टेट गिवन है एंड फॉर द गिवन स्टेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ये गिवन है और पूछा गया है अल्फा का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, ना आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो गिवन स्टेट है वो लीनियर सुपरपोजिशन फॉर्म में है एंड स्टेट केट एन ये किसका आइगन स्टेट है? एनर्जी का आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू है n प्लस हाफ h कट ओमेगा। तो सिंस केट एन एनर्जी का आइगन स्टेट है तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हम इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। समझ में आया? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये पहले भी बताया गया था, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये चेक करना जरूरी होता है गिवन स्टेट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है या अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है या अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है वो चेक करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन को समेशन फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, समेशन ओवर आई फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ सी आई स्क्वायर, और ये सी आई क्या है? एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल गिवन है उस एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हैं एक्सपेंशन कोएफिशिएंट सी आई इज दिस 1 अपॉन अंडर रूट n फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन कोएफिशिएंट सी आई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट सी आई का वैल्यू है वो इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो एक सीरीज एक्सपेंशन मिलेगा। उस सीरीज का वैल्यू क्या है वो हमें पता करना है। सीरीज का वैल्यू अगर 1 आता है तो गिवन स्टेट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, 1 नहीं आता है तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो e टू द पावर x इसका सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू 0 इज 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो e टू द पावर x का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू 0 इज दिस। ठीक है, तो इस सीरीज एक्सपेंशन को अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो आएगा समेशन ओवर i फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। तो इस सीरीज एक्सपेंशन को समेशन के फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ना आप देखिए ये जो समेशन है और ये जो समेशन है सिमिलर फॉर्मेट का है, सिर्फ इस क्वेश्चन में x के बदले क्या प्रेजेंट है? x के बदले 1 प्रेजेंट है। जस्ट आप कंपेयर कीजिए दिस सीरीज एक्सपेंशन एंड दिस सीरीज एक्सपेंशन। आप देखेंगे x के बदले 1 प्रेजेंट है इन द गिवन क्वेश्चन।
समझ में आया? तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन है इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x, एंड फॉर द गिवन क्वेश्चन x का वैल्यू कितना होगा 1। तो अब देखिए इस समेशन का वैल्यू लिखा गया है e टू द पावर 1, और e टू द पावर 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 2.718 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है e which is not equal to 1. It means that the given state ket psi is not in normalized form. जो given state है वो normalized form में नहीं है। क्लियर है? गिवन स्टेट अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है तब कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है ये हमने पहले डिस्कस किया है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये एक्स्ट्रा फैक्टर आया है, इस फैक्टर को नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोला जाता है। सिंस गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है इसीलिए इस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू 1 नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट Ci एंड एनर्जी आइगन वैल्यू लैम्डा आई है इसका वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट Ci और एनर्जी आइगन वैल्यू लैम्डा आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ Ci स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, इसके बदले क्या आएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल, कि सेम रिजल्ट ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में यूज किया था। एंड एनर्जी आइगन वैल्यू लैम्डा आई के बदले n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप हमने बेसिकली क्या किया है, जो टर्म n पे डिपेंड नहीं करता उसको समेशन के बाहर लिखा है। जैसा आप देखिए h कट ओमेगा n पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में h कट ओमेगा को समेशन के बाहर लिखा गया है। ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट क्या था n अपॉन n फैक्टोरियल, तो फर्स्ट पार्ट लिखा गया है समेशन ओवर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है 1 बाई n फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2। अब ये 1 बाई 2 n पे डिपेंड नहीं करता इसलिए 1 बाई 2 को समेशन के बाहर रखा गया है। समेशन के अंदर क्या रहेगा 1 बाई n फैक्टोरियल। तो बेसिकली जो टर्म n पे डिपेंड नहीं करता उसको समेशन के बाहर रखा गया है। तो समेशन के अंदर ये टर्म और ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है एज द प्रीवियस स्टेप। क्लियर? ओके, नाउ आप यहां पे नोटिस कीजिए डिनोमिनेटर में जो समेशन है और न्यूमरेटर के सेकेंड पार्ट में जो समेशन है वो सेम है। एंड इन दोनों समेशन का वैल्यू क्या होता है ये ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। इस समेशन का वैल्यू कितना था, इट इज इक्वल टू E। तो नेक्स्ट स्टेप में इन दो समेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्लेस किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड न्यूमरेटर में जो फर्स्ट पार्ट है
उसको इस तरीके से लिखा गया है। ये कैसे आया? न्यूमरेटर के फर्स्ट पार्ट में क्या प्रेजेंट था? n बाई n फैक्टोरियल। जो n फैक्टोरियल है उसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n कैंसिल कर जाएगा, रिमेनिंग पार्ट 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तब देखिए यही फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है, समेशन ओवर n 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो न्यूमरेटर के फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ये समेशन है, समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये लिख सकते हैं। नाउ ये जो पहला टर्म आया है कॉरिस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 0, इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? -1 फैक्टोरियल। नाउ -1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? -1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं गामा 0। As we know that gamma n plus 1 is equal to n फैक्टोरियल, इसीलिए -1 फैक्टोरियल को गामा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बताइए गामा 0 का वैल्यू कितना होता है? गामा 0 इज इनफाइनाइट, तो 1 बाई गामा 0 विच इज इनफाइनाइट, तो 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इस सीरीज एक्सपेंशन में जो ये पहला टर्म आएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा? 0। फर्स्ट टर्म है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हम ये लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें ये जो सीरीज एक्सपेंशन है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन है। e टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिर्फ आप कंपेयर कीजिए, ये सीरीज और ये सीरीज सिमिलर फॉर्मेट के हैं। यहां पे x के बदले इसमें क्या प्रेजेंट है? यहां पे x के बदले 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस सीरीज का सम कितना आएगा? e टू द पावर x और x के बदले कितना है? 1। तो इस समेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा e। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में e रिप्लेस किया गया है, रिमेनिंग पार्ट सेम। ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 3/2 h कट ओमेगा। मतलब फॉर द गिवन स्टेट ऑफ द पार्टिकल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 h कट ओमेगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन expectation value of energy in the given state is equal to alpha by 2 h कट ओमेगा, और हमने क्या कैलकुलेट किया? 3/2 h कट ओमेगा। सो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ये गिवन था और हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ये कैलकुलेट किया।
अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं तो वहां से आप आसानी से बता सकते हैं द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 3। क्लियर एवरीवन? तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल। मतलब किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। So thank you everyone for watching the video.